बेटा हम थोड़ा मापन में अनिश्चितता पढ़ाएंगे। मापन में अनिश्चितता क्या होती है, मापन करते वक्त अनिश्चितता बताई थी। पीटी तो बेटा हो गया था, मापन में अनिश्चितता हो गई शायद। हाँ यार, हमने कहा था कि जो आखिरी अंक होता है, कोई भी कैलकुलेशन कोई भी मापन करते हैं तो अंतिम अंक जो होता है वो अनिश्चितता दिखाता है। इसी प्रकार 0.000016 को 1.6 गुणा 10 की पावर घात -4 की तरह लिखा जाता है, जहाँ ऐसा करते समय दशमलव को 4 स्थान दाईं ओर ले जाया गया। विज्ञान संकेतक -4 पता ही है आपको। मैंने कहा दशमलव हटाते हैं, अगर जितने अंक एक के आगे होने चाहिए, मैथमेटिकल साइंस में आप पढ़ा है क्या, एक अंक के आगे दशमलव हमेशा होना चाहिए। तो 1.6 गुणा 10 की पावर -4 आ गया, 1 2 3 4 -4 आ गया, पीछे लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। ध्यान रखें, गुणा और भाग करना। अब जरा गुणा और भाग को देखने क्या होता है। इन दो कार्यों के लिए चर घातांक की संख्या वाले नियम लागू होते हैं। माना सवाल करते वक्त गुणा का नियम लगाएंगे और घात में लिखेंगे। जैसे दोनों गुणा कर लिया हमने, दोनों गुणा कर ली, 5.6 और 6.9 की गुणा करके क्या आ गया, ये आ गया। और 8 और 5 को जोड़ दिए, गुणा कर दिया, कितना 13 आ गया। अब इसका आंसर जो होना चाहिए दशमलव के एक स्थान तक होना चाहिए। यहाँ से हटा के दशमलव का यहाँ लिया है, अब यहाँ पे लेकर आए तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर जब आया तो कितना हो गया, पावर पीछे आएगी तो एक प्लस हो जाएगी, 13 में एक प्लस हुई, कितनी हो गई, 14 हो गई। क्या हो गई। चलिए ये सवाल हो गया। अब सवाल को राउंड फिगर कैसे करें। इन्होंने दिखाया कि 9.8 गुणा 10 की पावर -6 को गुणा कर रहे हैं, तो फिर वही सवाल आ गया। 9.8 और 2.5 गुणा कर लें, गुणा करते बाद 98 और 225 से गुणा कर लें, जितना आएगा 25 8 220, 25 नियम 225 225 और 20 245 हो गया। 245 और एक 2 2 पॉइंट पीछे आ जाए, 24.50 हो गया। तो 24.50, 50 नहीं बोलते हैं, 50 बोलते हैं, 24.50 5 शून्य हो गया, गुणा 10 की पावर -8 हो जाएगा। -2 और -6 जुड़ जाएगी तो क्या होगी, -8 हो जाएगी। 2.450 गुणा 10 की पावर -7। पॉइंट मैंने कहा दशमलव क्या होना चाहिए, एक अंक के पीछे होना चाहिए, और जब एक अंक होगा तो इसमें क्या होगा, +1 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो -8 में +1 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो ऐसे भाग करते वक्त होना चाहिए 2.7 को 5.5 से भाग करो। 5 भाग करते वक्त बड़ा आसान तरीका होता है, देखें जरा, 2.7 और 5.5 भाग करना है, गुणा 10 की पावर -3 है, और गुणा 10 की पावर 4 है। बड़ा 4 और 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, -7 हो गई। क्या हो गई, पॉइंट से पॉइंट बढ़ाओ, अब 27 नहीं है तो यहाँ 0 बढ़ा लो, 0 बढ़ाओगे तो पावर क्या करोगे, एक कम और हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये 0 बढ़ाते हैं, अगर 0 ऊपर बढ़ाओगे तो 0 नीचे बढ़ाओगे, और 0 नीचे बढ़ाओगे तो पावर कम होगी। 0 अपने पास लगाया ना ऊपर, 0 का नीचे 0 आएगा, नीचे 0 की पावर क्या कम हो जाएगी। जितना 0 बढ़ाया उतना ही घटा दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब इससे आसान हो जाएगा, 270 हो गया, ये 55 हो गया, इसको काटना आसान है। 270 और 55 हो गया, इसको काटना बहुत आसान है। 5 से काटो 11 बार, 5 से काटो 5 5 25, और 2 0 5 24, और 11 से 54 भाग कर लो, 11 से 54 भाग करो, 11 चौक 44, ठीक है, 10 बचा 9, 11 99, और इस तरह से पावर आ गई -8 हो गई। ये पावर 2 -8 थी, ठीक है। आसान तरीका ये होता है कि नंबर बढ़ा लो, भाग कर लो। जो करना घटाना कैसे करेंगे बेटा, देखते हैं। वीडियो बंद रही क्या, हाँ बंद रहा है, मैं वीडियो भूल गया। जो करना घटाना, इसके करने के लिए हमें घाते 1 से होनी चाहिए, घाते पावर 1 से होनी चाहिए। अगर पावर 1 से नहीं होगी तो सवाल नहीं होगा। 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 तब तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर -2 है और 10 की पावर -3 है, यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा जब तक हम घातों सेम नहीं करेंगे। मर्जी है आपकी -3 करो, मर्जी है -2 करो, सेम करना है। क्या करना है, मान लो इन्होंने -2 कर ली, इसको -2 कराए, तो -2 से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 में +1 कराए, क्या करा, तभी तो -2 हुआ। तो जब प्लस से एक पावर बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट क्या होगा, पीछे जाएगा, एक पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 0.48 हो गया। एक प्लस करेंगे तो एक पीछे जाएगा, माइनस करेंगे तो आगे आएगा, घटाएंगे तो उतना जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो उतना घटा देंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक और देखो, 4.8 है, गुणा 10 की पावर -3 है, और मुझे करना है 2, तो -2 में क्या करा, +1 कर दिया तो -2 हो जाएगा। नहीं 10 में पावर बढ़ा दी, 10 में पावर बढ़ा दी तो 10 क्या नीचे आ जाएगा, और 10 नीचे आ जाएगा तो पॉइंट क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ लो, सही है। तो 0.48
0.48 0.48 गुणा 10 गया। आप सॉल्व कर लो, 2.5 में से 0.48 घटा लो, आ जाएगा। घटा के 2.02 आ गया, घट के हो गया सवाल। ठीक है, पावर एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। क्या होता है, सार्थक अंक क्या होते हैं, इनके प्रायोगिक मान में कुछ ना कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है। मैंने कहा जैसे स्केल से आपने नापा 4 पॉइंट, ये 4 है और ये 5 है स्केल का। अब आप इसमें से 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 नाप रहे हो, 6 7 8 9 और 10 हो गया। ठीक है, मान लो 4.5 नाप रहे हो, 4.5 तो बेटा जब 4.5 नापोगे तो हो सकता है वो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, या 5 से थोड़ा कम हो, या 5 के बराबर हो। तो सीधी बात है, ये वाला अंक क्या होगा, संदिग्ध हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, डाउटफुल या संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, संदिग्ध मतलब इसकी कंफर्मेशन नहीं होगी कि ये 5 ही था या कुछ था। 5 से थोड़ा आगे भी होगा तब भी आप 5 ले लो, 5 से थोड़ा पीछे भी होगा तब भी 5 ले लो, क्योंकि लंबा इसके बीच में कैलकुलेशन आपके पास है ही नहीं, तो इसके पीछे कैलकुलेशन नहीं तो आप परेशान हो गए। ठीक है, तो हाँ, वाह ये बढ़िया है, वाह वहाँ जाना नहीं। तो सार्थक अंक आया, तो ये आ गया 5 हो गया। तो इस प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता होती है, इसे अनिश्चितता कहते हैं। ठीक है, इसका कारण मानक यंत्र की सीमितता और मापने वाले व्यक्ति होते हैं। यदि सीमितता हम नापेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हाँ, उदाहरण किसी वस्तु का द्रव्यमान सामान्य तराजू से 9.4 ग्राम आता है, आ गया। इसका द्रव्यमान वैश्लेषिक तुला से 9.42, वैश्लेषिक मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, जो ग्राम के हजारवीं हिस्से नाप लेगा। ठीक है, ग्राम के हजार में वैश्लेषिक तुला से मापा गया द्रव्यमान सामान्य तराजू से मापा में कुछ अधिक पाया गया, 4.2 9.4213 जो कोई अधिक है। तो तराजू प्रादुर्भाव में दशमलव बाद वाले अंक में 4 में अनिश्चितता है, आ गया। 4 में अनिश्चितता है कि 4 कन्फर्म था नहीं था, मैंने कहा 5 से आगे था तो उसको आप कैसे करोगे, परंतु परिणाम सदैव परिशुद्ध और यथार्थपद होने चाहिए। हमें जो कैलकुलेशन चाहिए वो साइंटिफिक तौर पर एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेट और सिग्निफिकेंट। ठीक है, इंफिडेंट एक्यूरेट तक जहाँ तक हो सके तब परिशुद्धता और यथार्थ को ध्यान रखा था। प्रायोगिक परिकलित मानों में अनिश्चितता को 7 अंकों की संख्या के साथ एक निश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है। एक अनिश्चित अंक, एक डाउटफुल फिगर, वही आ गई डाउटफुल। आखिरी अंक क्या होगा, डाउटफुल होगा। ठीक है, आखिरी अंक जो भी होगा। सार्थक अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और अनिश्चित अंक को शांति अंक के रूप में लिखा जाता है। अनिश्चित अंक को, डाउटफुल फिगर को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाएगा। 11.2 है तो ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, अनिश्चित अंक हो गया। के रूप में लिखे तो हम ये समझते हैं कि 11 निश्चित है और 2 अनिश्चित है। अंतिम अंक में +-1 की जो है +-1 की अनिश्चितता होती है। यदि कुछ और ना बताया गया तो अंतिम अंक में सदैव +-1 की अनिश्चितता निहित मानी जाती है। यानी +1 की ज़्यादा मैक्सिमम गलती होती है, या यानी 4 की जगह वो 5 हो सकता है, या 4 की जगह वो 3 हो सकता है। मैंने कहा ना अभी जैसे आपको बताया कि 2.42 है तो ये 2 की जगह 3 हो सकता है अधिकतम, या 2 की जगह 1 हो सकता है। अगर इससे थोड़ा बढ़ती भी हो सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो इसकी अनिश्चितता क्या होगी, या तो 2 में +1 होगी या 2 में -1 होगी। तो अनिश्चितता क्या होगी, +1 -1 हो सकती है। सार्थक अंक को निर्धारित करने के लिए कुछ नियम है। सार्थक को निर्धारित करने के कुछ नियम है जो यहाँ दिया जा रहा है। सभी गैर शून्य सार्थक, सभी जीरो के अलावा जो भी अंक होंगे वो सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। 3 सार्थक हैं, अगर किसी अंक में 3 सार्थक है तो सार्थक में 3 होंगे, जैसे पूरा है उसको क्या वजन 2 सार्थक है। क्या कह रहा है पॉइंट, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। 285 में 3 है और 0.25 में कितने 2 हैं। ठीक है, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, यानी 3 से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, सिर्फ एक होगा। इसमें कितने होंगे, ये होंगे और ये नहीं होंगे। ठीक है, 2 सार्थक है। 2 गैर शून्य अंकों के बीच में 2 गैर शून्य द्विवर्ग है। ठीक है, नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो 2 5, इनके बीच में ये दोनों भी सार्थक अंक होंगे। तो कितने होगा, 4 होगा। किसी अंक के दाएं और या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, दाएं अंक वाले ये वाले। ठीक है, दाएं में वाले जीरो वाले सार्थक अंक होते हैं दाएं में। दशमलव दाएं उदाहरण के 0.200 में 3 सार्थक अंक है, परंतु दशमलव विहीन संख्या में दाएं और के शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव विहीन जिसमें दशमलव नहीं है, पूरे नंबर, तो इसमें 100 लिखा है, केवल एक सार्थक अंक है, जबकि 100.0 में 3 सार्थक अंक है। 100 पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, 100 पॉइंट कुछ भी लिखा हुआ है, तो कितने हो जाएंगे,
तो उसमें 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, घात में लिखते हैं। 4 संख्या ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है। अब हमें एक सार्थक अंक के लिए 100 को 1 × 10⁻2, सार्थक अंक के लिए 1.0 × 10⁻2 और 3 सार्थक अंक के लिए 1.00 × 2। इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो ये लिखना ज़्यादा बेटर कहलाता है, इसलिए हम इस तरीका इख्तियार करते हैं, ये तरीका यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, घात में लिखना चाहिए सारे फिजिक्स केमिस्ट्री की साइंटिफिक कैलकुलेशन। वस्तु के गुण, उदाहरण के लिए 2 गेंदे या 20 अंडों में सार्थक संख्या अनंत होती है। कोई गेंदे संख्या है पूरी नंबर, तो उसमें कोई धन नहीं है। दोनों ही यथार्थक संख्या दशमलव लिखकर उसके बाद अनंत शून्य लिखे जाते हैं। 2.000002 वैज्ञानिक संकेतन लिखे संख्याओं में सभी आर्थिक सांगत होते हैं। ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। ये वैज्ञानिक संकेतन में क्या होगा, वैज्ञानिक संकेतन मतलब होता है घात में। क्या होता है, वैज्ञानिक संकेतन मतलब घात में। घात में जो भी संख्या होंगी तो उसके जितने भी अंक होंगे, चाहे वो शून्य हो चाहे बाद के हों, क्योंकि एक अंक के बाद ही लिखेंगे हम। एक अंक के बाद लिखेंगे तो पहले शून्य आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो पहला शून्य होंगे, उसमें सारे अंक क्या होंगे, सार्थक होंगे। 4 सार्थक अंक कितने हैं इसमें, और इसमें कितने हैं, 3 है। इसमें 3 है तो 4 है। परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापों की समीप्य को व्यक्त करती है। समीप्य कितना करीब गया है, परिशुद्धता आंसर कितना करीब आया। मान लो जी की वैल्यू 9.81 है, तो हम 8 के जितना जाए 9.81 डॉट 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 कुछ है, तो जितने अंक बढ़ते जाएँ आगे बढ़ते जाएँ वही क्या है कहलाएगी, परिशुद्धता कहलाएगी। अगर मैं सिर्फ यहीं तक मान ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ तो इस परिशुद्धता कम है। 8 का ले रहा हूँ तो उससे ज़्यादा है, 1 का ले रहा हूँ तो उससे ज़्यादा है। तो इस परिशुद्धता क्या होती है, जितना आंसर के करीब जाते जाएंगे। परंतु यथार्थ पृथकता क्या मतलब होती है, प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल खाने की व्यक्त करती है कि वास्तविक मान कितने हैं। यदि किसी परिणाम का सही मान 2.00 ग्राम है और एक विद्यार्थी के 2 मापन करता है, उसे 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम परिणाम प्राप्त होता है। एक दूसरे बहुत पास होने के कारण ये मान परिशुद्ध है, क्योंकि मान हम एक साथ निकालना है। क्या मतलब, परंतु यथार्थ फर्क नहीं है। दूसरे विद्यार्थी खान 2 मापनों को 1.94 और 2.05 ग्राम प्राप्त करता है, तो वो ज़्यादा यथार्थ हो गया, लेकिन क्या परिशुद्ध है। दूसरा विद्यार्थी खान 2 मापनों के लिए 1.94 और 2.05 ग्राम प्राप्त करता है। ये दोनों परिणाम ना तो परिशुद्ध हैं और ना ही यथार्थ फर्क। तीसरे विद्यार्थी ग्राहक को माप को लिए इतनी वैल्यू लेता है, यथार्थ फर्क भी है, परिशुद्ध भी है, क्योंकि पास में भी है और वहीं एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट और प्रिसाइज, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बेटे कल को बेटा 30 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, पसीना आ जाता है मुझे बना के।